बेलापुर में गायत्री देवी अपनी दो बेटियों स्वाति और अमीशा के साथ रहती थी। गायत्री के पति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब गायत्री अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती। मेरी दोनों बेटियां स्कूल से आती ही होंगी, मैं उनके लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। कुछ ही देर में उसकी दोनों बेटियां स्कूल से आ जाती हैं। आ गई तुम दोनों, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। गायत्री की बड़ी बेटी स्वाति अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे झट से गले लगा लेती है। माँ, आपको पता है मैं कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके लिए। कैसी खुशखबरी मेरी बच्ची? माँ, मैंने अपनी 12वीं पूरी कर ली है और अब आगे की पढ़ाई के लिए मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। अब मैं वहीं रहकर पढ़ाई करूंगी, फिर नौकरी करूंगी और आप चिंता मत करना, मैं आपको वहीं से पैसे भिजवाती रहूंगी। अरे वाह दीदी, फिर तो आप जल्दी से जाओ कैलिफोर्निया, कुछ टाइम बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगी, फिर हम दोनों जॉब करेंगे और माँ को वहां से खूब सारे पैसे भेजते रहेंगे। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और वो झट से अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। अरे वाह मेरी बच्चियों, ये सुनने के लिए तो कब से मेरे कान तरस रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की है तुम दोनों को यहाँ तक पहुंचाने में। माँ, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ और भी जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। माँ, वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका घर और ऑफिस कैलिफोर्निया में ही है, तो मैं वहीं जाकर पढ़ाई करूंगी और नौकरी भी, और शादी करके वहीं रहूंगी। कैलिफोर्निया? अब लेकिन इतनी दूर मैं तुझे कैसे भेज दूं बेटी? माँ आप चिंता मत करो, रौनक मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि आगे की पढ़ाई भी वो मुझे वहीं करवाएगा। स्वाति के कहने पर गायत्री रौनक से मिलती है। रौनक अमीर था, इसलिए गायत्री अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी उससे करवा देती है। आप परेशान मत हो ना माँ, मैं कैलिफोर्निया जाकर नौकरी करूंगी और वहीं से आपको पैसे भिजवाती रहूंगी, ताकि अमीशा की पढ़ाई में और घर खर्च में आपको कोई परेशानी ना आए। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब तुम्हें पहले अपने परिवार को देखना है, वही तुम्हारे लिए जरूरी है। और रही अमीशा की बात, तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं खुद ही उठा लूंगी। ऐसा कहकर गायत्री स्वाति को विदा कर देती है। स्वाति अपने पति के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है, जिसके बाद गायत्री फिर से कड़ी मेहनत करती है और काम करके अमीशा को पढ़ाती है। ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं और अमीशा 12वीं पास कर लेती है। आखिर मेरी छोटी बेटी की 12वीं पूरी हो ही गई। हाँ माँ, अब तुम देखना हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब हमें ऐसे गरीबों की तरह नहीं जीना पड़ेगा। मैं शहर जाऊंगी और नौकरी करूंगी। हाँ बेटी, अब तू ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। तेरी बड़ी बहन तो विदेश जाकर सेटल हो गई, अब तू ही हमारे ये बुरे दिन खत्म करेगी। कुछ दिन बाद अमीशा भी शहर चली जाती है, जहां वो नौकरी करती है। शहर में उसके अमीर दोस्त बन जाते हैं, जिन्हें देखकर अमीशा भी अपनी सारी तनख्वाह अपने ऊपर ही उड़ाने लगती है। एक रोज उसके ऑफिस की अमीर लड़की जीवा, ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड, इतनी सारी शॉपिंग की। ये देखो, मेरा ये गुच्ची का हैंडबैग और एडिडास शूज लेकर आई हूँ, ये पूरे 80,000 के आए हैं। वैसे इसमें कुछ खासियत तो नहीं है, फिर तुमने इतने पैसे इसमें क्यों लगाए? उफ, तुम गरीबों को क्या पता कि ब्रांड और क्लास क्या होता है। तुम लोग तो पटरी पर लगे बाजार से ही 100-200 का कुछ खरीद लेते हो, या फिर पालिका बाजार से कुछ सस्ता उठा लाते हो, उसी में ही खुश हो जाते हो। जीवा के मुंह से ये बातें सुनकर अमीशा को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है, लेकिन उसकी बात उसे चुप जाती है। कुछ देर बाद अमीशा के अकाउंट में उसकी सैलरी आती है। अब मैं इस जीवा को बताऊंगी कि ब्रांड क्या होता है। अगले दिन अमीशा मॉल के शोरूम में जाती है और सारे पैसे अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने में ही खर्च कर देती है। फिर अगले दिन ही वो अपने ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। उसके ब्रांडेड कपड़े देख ऑफिस का सारा स्टाफ अमीशा से ही बातें करने लगता है। तभी जीवा भी वहां आती है, लेकिन कोई उसे भाव तक नहीं देता। इस तरह अमीशा के अमीर लोग दोस्त बन जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति शादी के बाद बड़ी बड़ी ट्रिप पर घूमती रहती है। देखो न रौनक, हम लोग एक बार भी स्विट्जरलैंड नहीं गए। लास्ट टाइम हम मालदीव्स गए थे, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में जाना है। ओके बाबा, इस बार मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाने ले चलूंगा, ठीक है? वहां बर्फ के गोले बनाकर खूब खेलना। बस अब तो खुश। फिर रौनक स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर लेता है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी पूरे मजे से जी रही थी। तो वही बेचारी गरीब बूढ़ी माँ ठंड में कांपते हुए फूल माला बेचती है, लेकिन इस बार गांव में भारी बर्फबारी पड़ने के कारण वो ये भी नहीं कर पाती। ऊपर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बर्फीली सर्द हवाएं आ रही थी। हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। काश कि मेरी बेटियां वापस आ जाएं, पता नहीं वो कब आएंगी।
गांव से जाने के बाद तो उन दोनों ने एक बार पलट कर तक नहीं देखा अपनी माँ को। इससे तो अच्छा होता भगवान तू मुझे एक बेटा देता, कम से कम वो मेरे पास तो रहता। क्या पता बेटा होता तो वही मेरी देखरेख अच्छे से कर लेता। ठंड से कांपते हुए गायत्री आंगन में रखी लकड़ियां लेने जाती है, लेकिन ठंड लगने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे उठाकर उसकी झोपड़ी के अंदर लाते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। पता नहीं कब इन्हें क्या हो जाए। अगर इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो आप लोग उसे पूरा कर दीजिए, नहीं तो न जाने कब क्या हो जाए। गांव के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर गांव के लोग आपस में कहते हैं, इस बेचारी की आखिरी इच्छा भला अपनी बेटियों को देखने के अलावा क्या ही हो सकती है। मुखिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस गरीब की आखिरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ये ऐसे ही अधूरी इच्छा लेकर भगवान को प्यारी हो जाएगी। कमला के कहने पर मुखिया गायत्री की बेटियों का नंबर निकालकर उनको फोन करके उनकी माँ की तबीयत की जानकारी देता है। दोनों बेटियां झट से फ्लाइट पकड़कर अपनी माँ को देखने आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख दोनों हैरान रह जाती हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, आपने एक बार भी हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर गायत्री उनसे कहती है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों यहाँ आ गई। तुम दोनों का चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। ये गरीब माँ अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब थी। आओ आओ, दोनों मेरे सीने से लग जाओ। गायत्री अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत प्यार करती है। अपनी माँ का ये प्यार देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, आपने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन अपने लिए कभी एक शॉल तक नहीं ली। हमें आपने फर्श से अर्श तक पहुंचाया और हमने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। माँ ने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, और हम जैसी बेवकूफ बेटियों ने तो अपने शौक ही पूरे किए, माँ के लिए कुछ सोचा ही नहीं। अगर माँ के बारे में थोड़ा सोचा होता तो उनकी आज ये हालत नहीं होती। मेरी बच्चियों, अपने आप को दोष मत दो। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हो, इसके अलावा मुझे और क्या ही चाहिए। तुम दोनों कामयाब हो गई हो, इसी बात की मुझे खुशी है। तुम अपनी जिंदगी में ऐसे ही हंसी खुशी रहना। ऐसे कहते ही गायत्री अपने प्राण त्याग देती है, जिसके बाद दोनों बहनें खूब रोती हैं। अपनी माँ के आखिरी वक्त पर उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इस तरह दोनों बहनें अपने दिल में पछतावा लिए वापस शहर और विदेश जाकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं। शारदा एक कोठी में काम करती थी। कोठी की मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति 5th क्लास में थी। उधर शारदा की बेटी शालू भी 5th क्लास में थी। कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ शारदा, आज तू फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी, वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़कर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम, तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। बेकार में ही तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। शालू का मन उदास हो गया। जब वो शारदा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार ही सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद कर देती हूँ। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना?
ठीक है मम्मी, आप मुझे एक नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन शारदा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं स्वाति अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो पढ़ लो, पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू हैं। मॉम बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी है स्कूल की, अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो घर में ही घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और स्वाति, मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैं भूल गई मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का ऑफ था, इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी अगर आप कहो तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं स्वाति को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी शालू, तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं, हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स स्वाति के साथ मिलता जुलता है, अगर आप कहो तो मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम क्या कर रहे हो, शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगी कल एग्जाम में। एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं। शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से मैथ्स समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है, इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ मुझे दिख रहा है, स्वाति शालू से अच्छे से समझ पा रही है। शालू के पास 2 दिन का टाइम था, वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाति को खूब मेहनत करवाती है। शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके बताए गए तरीके से स्वाति मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब स्वाति पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, आपको पता है शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी, मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, तुमने स्वाति की बहुत मदद की। ये लो तुम्हारे लिए लैपटॉप, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था। नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाति के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। नंदिनी पैसे वाली थी, वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में मदद कर सकती थी, एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी स्वाति को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो नंदिनी शालू को बुला लेती। नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं।
स्वाति को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी शालू के साथ रहने से पढ़ने में अच्छी हो